क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी लीडर्स और स्पेशली बीजेपी सीएम्स को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या देश की सबसे बड़ी कोर्ट पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी के नाम पर रूलिंग पार्टी को शील्ड कर रही है, या फिर कोर्ट सिर्फ एक डेंजरस बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश में खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी खो बैठी है? ये सवाल हवा में तब से घूम रहा है जब एक सीजे सूर्यकांत लेड बेंच ने हेट स्पीच पर रिस्ट्रेन मांगने वाली पिटिशन को सुनते हुए पिटिशनर को ही कह दिया, यू हैव नॉट साइटेड अ सिंगल एग्जाम्पल फ्रॉम द अदर साइड। अब देश में आजकल हर इंटेलेक्चुअल ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर के कोलैप्स पर लेक्चर दे रहा है, लेकिन घर के अंदर जो रूल बेस्ड डिसऑर्डर चल रहा है उस पर कौन बात करेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज खुद डिविजिव स्पीचेस देते हैं, जब चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए स्टेटमेंट्स देते हैं, तब क्या जुडिशरी का काम सिर्फ सर्मन देना है या इनफोर्सेबल स्टैंडर्ड सेट करना? और ये कंट्रोवर्सी तब से शुरू हुई जब कुछ एमिनेंट सिटीजंस ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की थी। पिटिशनर्स में रूपरेखा वर्मा, हर्ष मंदेर, नजीब जंग, जॉन दयाल, अशोक कुमार शर्मा और अदर्स शामिल थे। डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के स्पीचेस पर गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वायलेट ना हो। अब पिटिशन असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के रीसेंट स्पीचेस के कंटेक्स्ट में फाइल हुई थी, जिनके वीडियोस को बीजेपी असम यूनिट ने शेयर किया था और जिन्हें लेकर काफी कंट्रोवर्सी थी। बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस BV नागरत्ना और जॉय माल्या बागची। अब हियरिंग के दौरान CJI ने ऑब्जर्व किया कि पिटिशन डेफिनेटली टारगेटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और फिर वो लाइन जो सब जगह कोट हो रही है, यू हैव नॉट साइटेड अ सिंगल एग्जाम्पल फ्रॉम द अदर साइड। यहीं से डिबेट इंटेंस हो गई कि क्या कोर्ट का काम ये चेक करना है कि दोनों पॉलिटिकल साइड्स ने इक्वल गलतियां की है, या कोर्ट का काम ये देखना है कि जो स्पीच चैलेंज हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर और स्पिरिट के खिलाफ है या नहीं? कोर्ट ने कहा पिटिशन सिलेक्टिव लगती है क्योंकि इसमें सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के CMs के अलेज्ड स्पीचेस साइड किए गए थे, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, अनंत कुमार हेगड़े और गिरिराज सिंह। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि देश का एटमॉस्फेयर इज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक और इट इज ओनली द सुप्रीम कोर्ट विच कैन एंड शुड रेमेडी इट। क्लैरिफाई किया कि पिटिशन किसी इंडिविजुअल के खिलाफ स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मांग रही, बल्कि लार्जर इशू रेस कर रही है। जब CJI ने कहा कि पिटिशन टारगेटेड लग रही है, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इंडिविजुअल रेफरेंसेस डिलीट कर देंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एग्जामिन करे। अब यहाँ पर हालांकि CJI सूर्यकांत ने क्लियर किया कि कम विद एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल पिटिशन, द इशू इज इम्पोर्टेंट, अल्टीमेटली देयर मस्ट बी रिस्ट्रेन इन स्पीचेस फ्रॉम ऑल साइड्स, एनी गाइडलाइंस शुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड। जस्टिस BV नागरत्ना ने भी ऐड करते हुए कहा कि पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स मस्ट फोस्टर फ्रेटर्निटी, कोर्ट्स कैन पास ऑर्डर्स बट द रेमेडी लाइज इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लिविंग अप टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड मोरालिटी। और एक और फिलोसॉफिकल पॉइंट भी रेज किया कि ओरिजिन ऑफ स्पीच इज थॉट, can by court order the thought process of a person be altered or restricted? What about free speech? अब यहाँ पर जस्टिस बागची ने भी पिटिशन को वेग कहा और ऑब्जर्व किया कि let it not become a populist exercise but a contemplative constitutional exercise. The humdrum of politics cannot dim such important issues. अब सरफेस पर देखे तो बेंच का अप्रोच बैलेंस लगता है। कोर्ट कह रही है कि गाइडलाइंस अगर बनेगी तो सब पर इक्वली अप्लाई होगी। कोर्ट कह रही है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन डीपर लेवल पर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या स्टेट और सिटीजन को एक ही लेवल पर ट्रीट करना एक्चुअली इक्वलिटी है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूनियन गवर्नमेंट और मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में है। इसका मतलब स्टेट पावर, एग्जीक्यूटिव मशीनरी, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लार्जली एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर फंक्शन करती है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर डिविजिव स्पीच देता है तो वो सिर्फ एक प्राइवेट पॉलिटिकल एक्टर नहीं होता, वो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जब सिटीजन कोर्ट के पास जाता है तो वो स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन मांग रहा होता है। ऐसे में अदर साइड का रेफरेंस क्या सिग्नल देता है? क्या कोर्ट इनडायरेक्टली कह रही है कि जब तक हर पॉलिटिकल कैंप के एग्जांपल्स नहीं दिए जाते तब तक इशू कंप्लीट नहीं है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टेस्ट पॉलिटिकल अरिथमेटिक से थोड़ी होता है। लॉ ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी पावर में है, लॉ ये देखता है कि क्या किसी स्पीच ने किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए। अब पिटिशनर्स ने 2 कोर प्रेयर्स रखे थे। पहला, डिक्लेरेशन दैट पब्लिक स्पीचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड शुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर। और दूसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस to govern public speech by constitutional functionaries and bureaucrats to ensure fidelity to constitutional morality without imposing prior restraint or censorship.
अब ये डिमांड्स एक्सट्रीम नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क का रीअफर्मेशन था। फिर भी हियरिंग का फोकस प्रोसीजरल न्यूट्रलिटी पर शिफ्ट हो गया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा पिटिशन अमेंड करने के लिए और बेंच ने कहा कि अमेंडमेंट के बाद PIL सुनी जाएगी। इसके पैरेलल एक और नैरेटिव चल रहा है। रिसेंट मंथ्स में सुप्रीम कोर्ट ने कई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट फोस्टर फ्रेटर्निटी, डेवलपमेंट कैन नॉट ट्रेड हेल्थ फॉर ग्रो। कोर्ट रोज मॉरल गाइडेंस दे रही है, लेकिन जब एनफोर्सेबल फ्रेमवर्क मांगा गया तब हेजिटेशन दिखा, जो कि लोगों ने नोटिस किया। अब ये हेजिटेशन आइसोलेटेड नहीं लगती। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने रिसेंटली NIA को UAPA इन्वोक करने पर रिप्रिमेंड भी किया था। कहा था कि नॉट एवरी पब्लिक डिस्टर्बेंस इज अ टेरर एक्ट, एवरी इमोशनल आउटबर्स्ट कैन नॉट बी पैकेज्ड एज अ थ्रेट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पावरफुल लाइन थी, लेकिन ग्राउंड पर एजेंसीज रेयरली जुडिशियल फ्राउन से डिटर होती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, NIA, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स पर रिपोर्ट्स आती रहती है कि जुडिशियल क्रिटिसिज्म के बाद भी अग्रेसिव एक्शन कंटिन्यू होता है। इसी कंटेक्स्ट में लोग पूछ रहे हैं कि क्या जुडिशरी अपना मॉरल कैपिटल लूज कर रही है? जजेस के पास टैंक्स नहीं होते, उनके पास मॉरल अथॉरिटी होती है। अगर वो भी डाइल्यूट हो गए तो सिटीजन के पास क्या बचेगा? कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि कोर्ट सही है, PIL को पार्टिसन टूल नहीं बनना चाहिए। अगर सिर्फ BJP लीडर्स के एग्जाम्पल साइड किए गए तो न्यूट्रलिटी क्वेश्चन करना वैलिड है, लेकिन दूसरी साइड का काउंटर ये है कि जब मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव पावर एक ही पार्टी के पास हो तो कंप्लेंट्स भी नेचुरली उस डायरेक्शन में ज्यादा आएंगी। इसको सेलेक्टिव कह देना क्या ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करना है? एक सिविलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अदर साइड का कॉन्सेप्ट तब रिलेवेंट होता है जब 2 प्राइवेट पार्टीज डिस्प्यूट में हो, लेकिन जब एक साइड स्टेट हो और दूसरी साइड सिटीजन हो तब कोर्ट का रोल क्लियर हो जाता है। उसे देखना होता है कि क्या स्टेट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस की है। उसे ये इंश्योर करना होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। अब देखना ये है कि अमेंडेड पिटिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड ले डाउन करती है या फिर डिस्कोर्स प्रोसीजरल न्यूट्रलिटी में ही अटका रहता है, क्योंकि अगर डिसऑर्डर को रूल बेस्ड कवर मिल गया तो डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट वहीं से शुरू होता है। तो व्यूअर्स, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।